कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कंचन। हमने एनसीईआरटी बुक कर रहे थे 9th क्लास की और हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो पहले इससे जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखें जो कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर अपलोड की हुई हैं। इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कुछ करा दिए और कुछ रह गए। और जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का पोर्शन आता है और ये D+B के लिए बेनिफिशियल है। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इफ़ यू वांट्स टू स्टडी in deep method for government exam, please watch that videos which I upload on YouTube before this videos. Okay, now I am explaining these question answer for class 9th and almost students who wants to prepare for government exam. These type of question answer, it's also include your examinations like KVS, D+B and SSC and other exams also. तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये ज्योग्राफी पैटर्न आता है और ये चैप्टर तो ये मान लीजिए सिलेबस में भी दे रखा है D+B के में, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कुछ और अलग मेथड से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने जब वीडियो एक्सप्लेन करी थी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया था ना वीडियोस में, तो मैंने उसमें भी उनको क्वेश्चन आने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और ये तो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी स्टूडेंट्स जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या क्लास 9th का हो, कोई भी ये वीडियोस देख सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था पूरा, 2 भी हो गया था हमारा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए और हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमने 3 वाला क्वेश्चन कर लिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था 3 क्वेश्चन नंबर। एंड नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ 4। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। जब हमने वीडियोस भी एक्सप्लेन किया था, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने बताया था कि जो हिमालयाज है उसकी फॉर्म क्या है। कहने को तो हम हिमालय की फॉर्म एक न्यू फॉर्म बताते हैं कि जो इसकी जो फॉर्मेशन है ज़्यादा पुरानी नहीं है एंडीज़ और अदर माउंटेन्स के मुताबिक, बट ये जो हिमालय की फॉर्म है ये थोड़ी न्यू है। इसका फॉर्मेशन भी हमने बताया था कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन है और किस तरीके से यहाँ की वेजिटेशन है, कौन कौन सी रिवर भी आती है, ये सारा कुछ हमने चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब उसमें आपको बताया था। आज हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि दोबारा किस किस तरीके से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। तो इंडिया आपको पता है, जो इंडियन जो पेनिनसुला ड्रिफ्ट कौन सी होती है, जो भाग हमारा वी शेप में है ना, जो लैंड हमारी तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरी हो उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो जो इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्ट है टुवर्ड्स द नॉर्थर्न एंड फाइनली कोलिडेड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, कि जब जो हमारी पेनिनसुला जो लैंड है, जब ये लैंड हमारी नॉर्थ की साइड में बढ़ती है, ड्रिफ्ट जो हमारी नॉर्थ की साइड में ये प्लेटें बढ़ती हैं, चढ़ाव होता है इनका, तो इनकी खिसकने की वजह से ये यूरेशियन प्लेट बन जाती हैं। कौन सी प्लेट बन जाती है, यूरेशियन प्लेट बन जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कोलिशन। और जब इनका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जब ये ड्रिफ्ट की वजह से, हलचल की वजह से ये ना मिट्टी का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसैनिकल्स नोन एज टेथीस। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ से होते हैं, बहुत महीन बारीक से,
जो वो रॉक होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, विच वर accumulated in geocenilic known as lake got folded at and formed the mountain systems of West Asia and Himalayas। जो इसकी जो फॉर्मेशन, जो ये मिट्टी के खिसकने की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक आती है, उसी की वजह से हमारे वेस्ट साइड में जो हमारे माउंटेन का सिस्टम है वो वेस्ट साइड में, और एशिया एंड हिमालय, जो वेस्ट एशिया है उसी में हिमालय स्थित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेनिनसुला लैंड है हमारा, जब इसकी जो प्लेट हैं वो खिसकती हैं, ड्रिफ्ट होती हैं, इनकी वजह से फोल्डेड माउंटेन बनना स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में, राइट। तो जब ये इस फॉर्म में मिट्टी इकट्ठा स्टार्ट हो जाती है, तो यही फॉर्मेशन हमारी वेस्ट हिमालयास कहलाती है। जब इस तरीके से फॉर्मेशन बनने लग जाती है रॉक्स की वजह से, तो ये हमारी क्या फॉर्मेशन कहलाती है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से बनती है, और ये हमारे फोल्ड माउंटेन भी कहलाते हैं, राइट। तो ये हमने जो हिमालयास का फॉर्म्ड समझा कि जो इसकी फॉर्म्ड हुई है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है। फिर बाकी का तो ये फिर बर्फ़ इसके पीछे की, अभी जो नीचे वाली स्टार्टिंग है शिवालिक की तो होती है, फिर इसके ऊपर भी तो जा रही है ना हिमालय की जो रेंज जा रही है, बट जो इससे स्टार्टिंग की जो रेंज है यहाँ ये वाली, तो ये हमारी ये इसी तरीके से बनती है। तो हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से हमारे हिमालय की फॉर्म होती है, इस तरीके से हमारा हिमालय बनता है। ओके, आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच आर द मेजर physiographic division of India contrast the relief of the Himalaya region with that the Peninsula Plateau। कि कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, यानी भौगोलिक आकृति में कौन सा ऐसा डिवीज़न हुआ है, कौन सा बड़ा डिवीज़न हुआ है, ये बताना है आपको। मतलब विभाजन, इंडिया की भौगोलिक जो विभाजन हुआ है वो कौन सा बड़ा विभाजन हुआ है, तो ये बताना है आपको। और एक बताना है इसका कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका कंट्रास्ट बताना है कि जो हमारा हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो आपका हिमालय किस तरीके से पेनिनसुलर रीजन की वजह से बना है, उसका भी हमें कंट्रास्ट बताना है, उसका भी हमें भाग बताना है। ओके, तो आप लोगों का ये इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको कि जो हमारी भारत का जो ये फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, जो हमारी भौगोलिक आकृतियाँ हैं उनका डिवीज़न किस तरीके से हुआ है, ये आपको मेजर पॉइंट बताने हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो आपको पता है कि जो हमने भौगोलिक आकृतियों को, यानी भारत की भौगोलिक आकृतियों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी भौगोलिक आकृतियाँ हैं भारत की, उनको हमने किन किन भागों में विभाजित किया है, और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी मेजर फिजियोग्राफिक है, जो हमारी बड़ी बड़ी जो अगर हम डिवीज़न करें अपने भारत की भौगोलिक आकृतियों को, तो हम उसमें ये देखते हैं कि करीब हमने 6 पॉइंट इसमें निकाले। जैसे आपका हिमालय माउंटेन, एक क्या है आपका हिमालय माउंटेन, सेकंड नॉर्थन प्लेन्स एंड पेनिनसुला, इसमें और क्या हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, और डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स। ये हमने सारा वीडियोस में समझाया हुआ है जब हमने एक्सप्लेन किया था आपका ये चैप्टर। और लास्ट इज आइलैंड। इट मीन्स हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स को हम उत्तरी मैदान कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम प्रायद्वीप पठार कहते हैं, इंडियन डेजर्ट को हम भारतीय मरुस्थल कहते हैं, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, और आइलैंड क्या होते हैं, द्वीप समूह। अब आपको ये थोड़ा बस इसमें ये और पूछ लिया इसमें कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीज़न के बारे में और बताना है, तो हम इसमें कह सकते हैं द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट बिटवीन द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें ये थोड़े आ जाते हैं कि हमारे हिमालय रीजन कैसा है और हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है। ये इसमें पूछ लिया है ना कि आपको कंट्रास्ट बताना है कि हिमालय कैसा है हमारा
और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है। तो हम इसके ये कुछ मेजर पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे नीचे। जैसे हिमालय रीजन कैसा है, द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन, कि जो हमारा हिमालय है वो कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना। कैसा माउंटेन है हमारा, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय कैसा है हमारा, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। दे आर अ पार्ट ऑफ द, अब जो हमारा पेनिनसुलर क्या है, ये हमारा तुमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है। चैप्टर जब स्टडी किया था हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उसमें भी तो पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कैसा है, ओल्डेस्ट है। कैसा है वो हमारा, ओल्डेस्ट है। और किसके मुताबिक, हिमालयस के मुताबिक तो भाई ओल्ड ही रहेगा ना। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किन किन चीज़ों से हुई है, इंडियन ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इसका, और इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इसके आसपास के भूभाग भी इसका निर्माण करते हैं। इसके जो सब कॉन्टिनेंट से जुड़ने वाले और भी एरियाज, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, जैसे कि यहाँ पे ये मैं बनाती हूँ ये, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। लेकिन इसके साथ साथ भी यहाँ पे नॉर्थन प्लेन है, यहाँ पे वेस्टर्न प्लेन है, जो मालवा के पठार आ जाते हैं, है ना। तो वो सारा क्या है, इसके सब कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। डेक्कन पठार है, मालवा पठार है, ये सारा क्या है, इसके सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। ओके बच्चा, यानी उप महाद्वीप, क्या बोलते हैं इनको, उप महाद्वीप। और हिमालय कैसा हमारा, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ऊंचा पर्वत है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स एंड देयर इज़ नो हाई पीक ऑफ वर्ल्ड वाइड फेम इन दीज हिल्स। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाला जो पार्ट है ये, क्योंकि ये ऊंचा है ना, तो ये हमारा सेंट्रल जो हाईलैंड है वो कैसा है, आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स। इसकी जो नीचे फॉर्म इसकी कैसी है, लो हिल्स है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एंड देयर इज़ नो हाई पीक, यहाँ पर कोई भी ऊंची हाई पीक नहीं है जो कि वर्ल्ड में हो। वर्ल्ड में कोई भी फेमस ऊंची वाली कोई हाई पीक नहीं है। इधर साइड में तो है, साउथ में और ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में भी है, बट जो हम सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, सेंट्रल पार्ट की बात करें, तो इसमें कोई भी हाई पीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन इज मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक द इंडस, द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयाज। कई सारी नदियाँ बहती हैं गंगा से, बट जो मुख्य नदियाँ हैं, जो मेन ग्रेट रिवर हैं, जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, यानी हिमालय से ही उत्पन्न होती हैं। इसका पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड, वेरी फ्यू रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड द ताप्ती ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। जो यहाँ की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो छोटी छोटी हिल्स हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नदियाँ बहती हैं, उनमें से एक नर्मदा और ताप्ती ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हिमालयाज है वो किस चीज़ों से बना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और हमारा ये कैसा बना है, द सेंट्रल हाईलैंड आर फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, जो हमारा ऊंचा प्रायद्वीप पठार है वो कैसा है, इग्नियस से बना हुआ है। इग्नियस यानी अग्निशील है, और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ये कह रहा है कि दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द इंडो गैग्नेटिक प्लेन, कि जो इसका फॉर्म्ड है, जो इसका किनारा है, उस किनारे को इंडो गैग्नेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो किनारा है वो कैसा, इंडो गैग्नेटिक प्लेन के किनारे है ये। और जो सेंट्रल हाईलैंड है, दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये इसका एज क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, किसके किनारे, डेक्कन प्लेट्यू है। और इसका क्या है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय जो रीजन है वो किसके एज में है, तो आपका आंसर होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन। और अगर पूछे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का एज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस
लाइक शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आर फाउंड ऑन हिमालय। जो हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन मिलते हैं, जिनमें से एक शिमला है, मंसूरी है, यानी पहाड़ियाँ। हिल स्टेशन क्या है? पहाड़ियाँ वगैरह, लोग घूमने जाते हैं ना हिल स्टेशन पर। तो जैसे शिमला जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, आर फाउंड ऑन द हिमालय। ये सारी चीज़ हमें कहाँ फाउंड मिलती है? हिमालय में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नो वेल नोन हिल्स स्टेशन इज़ फाउंड हियर। अब अगर हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ कोई भी हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। पेनिनसुला प्लेट्यू में कोई हिल स्टेशन नहीं है ना। हाँ, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा का पठार है, बट कोई हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है ना। तो ये इनका डिफ्रेंशिएशन है ऑफ दोज पॉइंट्स लाइक हिमालयाज रीजन एंड पेनिनसुला रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन है उसका कारण बताना, उसका रीज़न बताना है कि वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, उसका किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है। ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी। जो हमारा भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है, यानी उत्तरी मैदान, नॉर्थन प्लेन क्या होते हैं? उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है। तो ये कैसा होता है? द ग्रेट नॉर्थन प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द पंजाब प्लेन इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन है, उत्तरी जो मैदान है, वो पंजाब एक्सटेंड होता है, पंजाब की साइड में बढ़ता है। इन द वेस्ट साइड में, किस साइड में बढ़ता है? वेस्ट साइड में, पश्चिमी तरफ। टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। और उधर जब पंजाब की तरफ बढ़ता है तो उधर कौन सी वैली पड़ती है? ब्रह्मपुत्र वैली। जब जिधर ब्रह्मपुत्र नदी होगी उधर ही ब्रह्मपुत्र वैली भी पड़ेगी। ठीक है ना। द नॉर्थन प्लेन हैज़, और ब्रह्मपुत्र देखो, जो पंजाब प्लेन है वो किधर पड़ता है? वेस्ट में। ठीक है ना। बट जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो किधर पड़ती है? ईस्ट में। ओके। द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेवी। जो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, उसकी तीन प्रमुख नदियाँ हैं, तीन प्रमुख नदियों के सिस्टम है। कौन कौन से? इंडस यानी सिंधु, इंडस को और क्या कहते हैं? सिंधु नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, और इसके साथ ही साथ में कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन इज दिस, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills to the south of the Himalayas over millions of years form this fertile plain। क्योंकि इन नदियों के बहाव की वजह से ये अपने साथ साथ अपने एलुवियम सॉइल लेकर आती हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। जो भी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों से आने वाली मिट्टी जो कि एलुवियम सॉइल है, वास्ट बेसिन है, बड़ा बेसिन बनाती हैं, बहुत बड़े मैदान में फैली हुई है, उनकी वजह से यहाँ का जो फॉर्मेशन है, यहाँ की जो सॉइल है वो कैसे? बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। ठीक है ना। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लगभग यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन इज अबाउट सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट मेड दिस एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, तो ये सॉइल जब फर्टाइल होती है उसे रिच सॉइल भी तो कह लेंगे ना। तो उसका जो कंबाइंड है वो कैसे होता है? एविडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि इस यहाँ का जो फर्टाइल एरिया है, देखो ये 7 लाख किलोमीटर तो क्या आपका इसका स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, और 200 से 40 और 300 से 20 किलोमीटर करीब चौड़ा है। नॉर्थन प्लेन कैसा हमारा? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और 2400 किलोमीटर करीब लंबा है, और 240 से 320 किलोमीटर करीब चौड़ा है। और इसकी सॉइल को हम रिच सॉइल कहते हैं, जो कि किससे कवर है? किसके कंबाइंड से? क्योंकि वाटर सप्लाई यहाँ बहुत अच्छी होती है भाई। सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा है, तो इनकी वजह से यहाँ क्या है? वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है। इसी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? फेवरेबल है। फेवरेबल
यानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसी हमें मिट्टी चाहिए खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वैसी यहाँ की जलवायु, वैसी यहाँ की क्लाइमेट है। मेड दिस एग्रीकल्चर अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का, भारत का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद वाला पार्ट है, ठीक है ना। Because of this factor, the density of population also the highest in this region among all the physiographic division of India। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव भूमि मिलती है, इसी वजह से भारत की ज़्यादातर जनसंख्या इस एरिया में रहती है, यानी नॉर्थन प्लेन में रहती है। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो नॉर्थन प्लेन है हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द पंजाब प्लेन। अब पंजाब प्लेन कैसा है इसके बारे में देखो। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। आपने सुना होगा ना कि पंजाब में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ की जो खेती बाड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, गेहूँ की खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। तो किसकी वजह से वो हमारा नॉर्थन प्लेन में आता है, इसीलिए। तो ये बाय द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज, और वहाँ से होकर हमारी सिंधु नदी गुजरती है और उसकी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय द डोआब्स, और इस सेक्शन को हम डोआब भी कहते हैं, डोआब भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज दिस द गंगा प्लेन। पहला क्या है, पंजाब प्लेन, सेकंड क्या है, गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन कैसा है आपका, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन का। एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, जो किससे एक्सटेंड होती है, घाघर और तीस्ता रिवर के आगे एक्सटेंड होती है। यानी जो हमारा गंगा का जो प्लेन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, और ये किसके बीच में बहती है, घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। थर्ड पॉइंट इज दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन कैसी है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट। जो हमारी ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यानी जो ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, वहाँ का जो मैदान है वो कैसा है, फॉर्म है, ईस्ट पार्ट में आता है। देखो बेटा, पंजाब प्लेन हमारा वेस्टर्न पार्ट में आता है, गंगा प्लेन हमारा नॉर्थन पार्ट में आता है, बट जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट में आएगा ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में। बट द रिवर, देखो ये हमारा, मान लो ये इस तरीके से, इधर हमारा, इधर क्या हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, नॉर्थन प्लेन है हमारा, ये क्या है, नॉर्थन प्लेन। तो जो इसका इधर साइड में नॉर्थन प्लेन में, हमारे ईस्ट साइड में क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। किधर पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में। और जो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ होंगी वो भी इस एरिया को फर्टाइल बनाएंगी कि नहीं। तो जो बस यही है, जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो हमारे किधर आता है, नॉर्थन प्लेन, बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, बट ईस्टर्न पार्ट में आता है। किस में आएगा, ईस्टर्न पार्ट में। और इसमें इतनी नदियाँ भी हैं, ठीक है ना, एंड इस ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। इट इज़ नैरोवर देन द गंगा प्लेन्स, और यह गंगा प्लेन से थोड़ा सकरा हुआ है। भाई गंगा प्लेन तो क्या था, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट था, बट ये क्या है, थोड़ा छोटा है, गंगा प्लेन से थोड़ा छोटा है। एंड इट इज़ फ्लड प्रोन एरिया, और यहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ वगैरह आने लगती हैं। यहाँ क्या आने लगती हैं, बाढ़ें आने लगती हैं। वो जो गंगा प्लेन था वो हमारा ये वाला था, जो नॉर्थन एरिया का जो ये पार्ट है ना, ये हमारा गंगा प्लेन है, नॉर्थन का पूरा एरिया। फिर अगर हम इधर साइड में चले जाएंगे तो ये वेस्ट साइड में आ जाएगा, नॉर्थन का ही क्या आएगा, वेस्ट में, बट ये हमारा पंजाब प्लेन कहलाता है। तो जो ये वाला जो एरिया है यहाँ के मुताबिक ये चौड़ाई में ज़्यादा है, और ये जो एरिया ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला ये हमारा सकरा हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ वगैरह भी आती रहती हैं। इन द साउथ ईस्ट साइड, और इधर साउथ ईस्ट यानी दिस साइड, ठीक है ना, साउथ ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्थन प्लेन लेज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जब ये नदियाँ इधर से बहकर आती हैं, जो हिमालय से नदियाँ ऐसी तो बहती हैं ना, तो ये जब नदियाँ अपनी बहकर आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, डेल्टा क्या होती है, जो भी नदियाँ वगैरह अपना साथ लेकर सामान, कूड़ा करकट, सॉइल जो भी कुछ लेकर आती हैं और यहाँ आकर मिट्टी की फॉर्म में जमा कर देती हैं, और इसके किनारे से होकर, है ना, ये बहने लगती हैं। और यहाँ पे जमा होने वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा
फर्टाइल भी होती है कभी कभी, और यहाँ पेड़ पौधे भी होने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा ये क्या है, डेल्टा कहलाता है। ये जो पार्ट है जो नदियाँ अपने साथ डिपॉजिट जो भी कंपोजिशन वगैरह जो लेकर आती है वो यहाँ डिपॉजिट करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। तो विच जो डेल्टा कौन कौन नदियाँ बनाती हैं आपकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है नॉर्थन प्लेन में। विच इज लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बनाते हैं, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ये दो नदियाँ ही बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ओके, नया क्वेश्चन है आपका 7, राइट शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट इंडियन डेजर्ट के बारे में और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड हमने ऊपर के भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको सेंट्रल हाईलैंड जो हमने देखा था ना पेनिनसुलर वाला, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं इन दिस पैराग्राफ। बट इफ़ यू वांट टू एक्स्ट्रा राइट डाउन सम पॉइंट्स, यू गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज, इफ वी राइट इन शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन डेजर्ट, यानी भारत के मरुस्थल क्षेत्र कैसे हैं। तो आपको पता है कि जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यानी वेस्ट वाला जो हमारा पार्ट है, वो कैसा हमारा डेजर्ट प्लेन में आता है। कौन सा आता है, डेजर्ट प्लेन में आता है। ये छोटा सा मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा सा इस तरीके से। तो जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किस में आता है, डेजर्ट में आता है। यही तो है हमारा राजस्थान। तो ये डेजर्ट पार्ट, इसके बारे में हमें लिखना है। तो द इंडियन डेजर्ट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे फिजियोग्राफी भौगोलिक, भारत की जो भौगोलिक विभाजन हुआ है उसमें ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलोज, इसके कुछ फीचर्स हैं। पहली बात तो ये राजस्थान में ही आता है, ये बात तो क्लियर है। तो इट्स कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ राजस्थान स्टेट, ये ज़्यादातर जो पार्ट है हमारा किसको कवर करता है, राजस्थान को करता है। इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मैंने बताया था वेस्ट साइड में ये। तो ये वेस्टर्न मेरिडियंस ऑफ अरावली हिल्स, ये वेस्टर्न साइड में ही है जो कि अरावली हिल्स के पास में पड़ता है। इट्स वास्ट एक्सपेंस इज कवर्ड विथ सैंड डन्स विच दे आर शेप डे इन एंड डे आउट। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी, थोड़ी डेंस है, यानी कुछ छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना उस तरीके से, यानी रेतीली मिट्टी है। जो यहाँ की जो कवर है सैंड है, यानी सैंड कैसी, थोड़े कंकड़ जो महीन कंकड़ होते हैं ना उस तरीके की यहाँ की मिट्टी है। जो उनकी शेप डे एंड नाइट, यानी उनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी होती है इसकी वजह से इसकी जो शेप है डेजर्ट की वो डे और नाइट में चेंज होती रहती है। जैसे आपने ये देखा है ना इस तरीके से, अगर आप डेजर्ट देखे होंगे कभी तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ी शेप चेंज हो रही है ना, तो इस तरीके, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा रेतीली है इसलिए इसकी शेप भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट लाइन है आपका, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि यहाँ डेजर्ट है यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता है, जो हवाएं ऑब्जर्व नहीं कर पाती, क्लाउड नहीं बन पाते, इसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश है बहुत ही कम होती है। यहाँ पे बारिश कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। विच इज़ बिलो 150 mm, 150 mm से भी कम होती है। सो इसलिए देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन दिस एरिया, क्योंकि जब बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होने लगता है ना, तो क्योंकि यहाँ तो वो नदियाँ हैं ना बारिश की पानी ऑब्जर्व तो कर लेती हैं बट वो सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसकी वजह से जो नदियाँ हैं ये छोटी छोटी स्ट्रीम बना लेती हैं, छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती हैं जो यहाँ की नदियाँ हैं, क्योंकि सागर तक नहीं पहुँच पाती, ओशियन तक नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह से ये क्या करती है, छोटी छोटी अपनी ट्रिब्यूट्स टाइप में बना ली, स्ट्रीम बना लेती हैं, क्योंकि ट्रिब्यूट तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके मुताबिक जो स्ट्रीम है उनसे भी छोटी जो नालियाँ टाइप से होती हैं वो ऐसी बना लेती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ की जो वेजिटेशन है, जाहिर सी बात है जब यहाँ का जो जलवायु कैसी होगी, एरिड होगी, सूखी होगी, तो हमारी यहाँ की वेजिटेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वेजिटेशन कहाँ से होगी, वनस्पतियाँ कहाँ से होगी, हो ही नहीं पाएंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्मॉल स्ट्रीम, मैंने आपको बताया था ना जब बारिश होती है तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम बन जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ सी बन जाती हैं। आर समटाइम्स सीन फॉर अ शॉर्ट वाइल
विच डिसअपियर अगेन इन सैंड आफ्टर द रेन्स आर ओवर। तो जब ये छोटी छोटी अपनी नदियाँ बना लेती हैं तो उनको शॉर्ट वाइल विच डिसअपियर, और धीरे धीरे ये क्या होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, डिसअपियर होने लगती हैं, ये धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अगेन इन सैंड आफ्टर द रेन्स, क्योंकि आगे चलकर उन्हें रेतीले मिलते हैं। जो कैसा मिलता है उन्हें, वहाँ पे सैंड मिलते हैं, रेतीली बालू वगैरह मिलती है। इसकी वजह से जो पानी है, जो स्ट्रीम्स का जो पानी है वो ऑब्जर्व कर लेती है और जिनकी वजह से वो गायब भी हो जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन द एरिया। इट मीन्स जो लार्जेस्ट एरिया की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, लूनी है बस, बाकी सब छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं। नेक्स्ट है क्रिसेंट शेप डंस विच आर कोल्ड ब्रांचेस आर अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। जो यहाँ का क्रिसेंट शेप है वो डंस हो जाता है, विच आर कोल्ड ब्रांचेस आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। जैसे मान लो जब यहाँ की जो चट्टान वगैरह या जो भी होती है, तो जैसे मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से हमारी जो चट्टान है हवा की वजह से ये ना शेप यहाँ खाली हो जाएगा, ऊपर बढ़िया सी शेप बन जाएगी और यहाँ से ये इस तरीके से पेड़ की तरह ये पतली सी बन जाएंगी। तो ये क्या है, ये क्रीसेंट शेप हो जाती है, क्या हो जाती है, क्रीसेंट शेप हो जाती है। यानी जो भी हल्की मिट्टी वगैरह हो जाती है हवा इसको उड़ा कर ले जाती है यहाँ से, तो इसी को हम क्रीसेंट शेप बोलते हैं। और इसी को हम ब्रांचेस के नाम से भी जाना जाता है इन दिस एरिया, यानी इंडियन डेजर्ट में इसको हम क्रीसेंट बोलते हैं और इन्हीं को हम ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट। आप सभी को पता है भाई कि जो डेजर्ट में बचपन से पढ़ा है ना कि यहाँ पे डेजर्ट में जो भी काम करता है कौन करता है, कैमल करता है। तो इसलिए यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पशु हो जाता है, एनिमल हो जाता है, कौन हो जाता है, कैमल हो जाता है। आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसके बारे में नोट लिखना है हमें, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में नोट लिखना है। किसके बारे में नोट लिखना है, सेंट्रल हाईलैंड की, यानी बीच का जो हमारा इंडिया है ना उसके पार्ट के बारे में लिखना है कि जो हमारा बीच वाला जो पार्ट है इंडिया का वो कैसा है। द सेंट्रल हाईलैंड, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा भी पढ़ रहे हैं। द नॉर्थन डिवीज़न ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, पहले ही बताया था हमने, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, डिवीज़न हुआ है, पेनिनसुला प्लेट्यू की साइड में आता है जो कि नॉर्थन डिवीज़न है, यानी उत्तरी साइड का ये विभाजित किया गया है जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू में भी स्थित है, लाएंगे। टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और ये उसके किधर साइड में, नॉर्थ में, और किसके किनारे पर है, नर्मदा रिवर के किनारे पर है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको बताया था ना जो सेंट्रल प्लेट्यू है उसको किसको कवर करता है, मालवा प्लेट्यू को भी कवर करता है। इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, इसी को हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। ये आपका पेनिनसुला रहा है, फिर इस तरीके से ये आपका ये भारत बन जाता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप समझने की कोशिश करें इसको ऐसे। तो जो हमारा सेंट्रल प्लेट जो आएगा, हमारा सेंट्रल हाईलैंड आएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा ना सेंट्रल में, ये वाला जो पार्ट है, तो इसका कुछ भूभाग क्या है, पेनिनसुला की साइड में आता है और कुछ भूभाग इधर साइड में। तो इधर साइड में आपका जो ईस्ट साइड में पड़ता है, ईस्ट साउथ में वो कौन सा पड़ता है, आपका डेक्कन प्लेट्यू, और आपका वेस्ट साउथ में कौन सा आता है, मालवा प्लेट्यू। इसी को नॉर्थन वेस्ट में कौन सा आएगा, मालवा प्लेट्यू। तो ये जो मालवा प्लेट्यू है और डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा ज़्यादातर जो सेंटर का जो पार्ट है इसको हम मालवा प्लेट्यू के नाम से कहते हैं। जो मैं जलेबी सी बना रही हूँ ना इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि जो यहाँ का जो पार्ट है, मालवा प्लेट्यू वाला जो पार्ट है ये थोड़ा हाई है, ऊंचा है देन डेक्कन प्लेट्यू। आई होप ये थोड़ा समझ में आओ विद द डायग्राम। फिर ये आपका ये मालवा प्लेट्यू को कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। द विंध्यास एंड इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवीजन इन सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथर्न साइड। मैंने आपको बताया था जो डेक्कन प्लेट्यू किधर है, साउथर्न साइड में, और जो हमारी विंध्यास जो रेंज पड़ती है, जो विंध्यास रेंज पड़ती है वो हमारा किधर पड़ेगा, सेंट्रल हाईलैंड में पड़ेगा, और सेंट्रल हाईलैंड में किधर, आपका मालवा की तरफ। तो जो हमारा विंध्यास है वो एक्सटेंशन होती है, बढ़ता है किधर साइड में, सेंट्रल हाईलैंड की तरफ में,
जो कि डेक्कन प्लेटू है साउथ साइड में, ठीक है ना। इन इट्स वेस्ट लाइज द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके जो वेस्ट साइड में क्या पड़ता है आपका, राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान को तो आपको पता ही है कि वहाँ डेजर्ट है। इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट में क्या सराउंडेड बाई पार्ट ऑफ यूपी एंड नॉर्थ वेस्ट सराउंडेड बाय द यूपी एंड साउथ बिहार। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो किसके किनारे आता है, यूपी और बिहार के किनारे पर पड़ता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है, वो ज़्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पड़ता है, हमारा मालवा प्लेट्यू में पड़ता है। एंड द छोटा नागपुर, और क्या उसे उसके पास ही क्या है, छोटा नागपुर भी है। मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर। द ईस्टर्न वर्ल्ड एक्सटेंशन आर नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो ईस्टर्न का जो पार्ट है यानी दिस साइड, इधर तो हमारा मालवा प्लेट्यू है और छोटा नागपुर है, पर दिस साइड अगर इसकी बात करेंगे तो हम इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। जो बच्चे एग्ज़ाम की, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर डिटेल में समझना है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखना है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जिससे कि उनकी हेल्प भी हो। वी शुड हेल्प अदर्स। ओके ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कंचन। हमने एनसीईआरटी बुक कर रहे थे 9th क्लास की, और हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो पहले इससे जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखें, जो कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर अपलोड की हुई हैं। इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कुछ करा दिए और कुछ रह गए। और जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, और ये D+B के लिए बेनिफिशियल है। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इफ़ यू वांट्स टू स्टडी इन डीप मेथड फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, please watch that videos which I upload on YouTube before this videos. Okay, now I am explaining these question answer for class 9th and almost students who wants to prepare for government exam. These type of question answer, it's also include your examinations like KVS, D+SB and SSC and other exams also. तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये ज्योग्राफी पैटर्न आता है, और ये चैप्टर तो ये मान लीजिए सिलेबस में भी दे रखा है D+SB के में, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कुछ, और अलग मेथड से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने जब वीडियो एक्सप्लेन करी थी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया था ना वीडियोस में, तो मैंने उसमें भी उनको क्वेश्चन आने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और ये तो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी स्टूडेंट्स जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या क्लास 9th का हो, कोई भी ये वीडियोस देख सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था पूरा, 2 भी हो गया था हमारा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए, और हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमने 3 वाला क्वेश्चन कर लिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था, 3 क्वेश्चन नंबर। एंड नाउ
टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ 4। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। जब हमने वीडियोस भी एक्सप्लेन किया था, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने बताया था कि जो हिमालयाज़ है उसकी फॉर्म क्या है। कहने को तो हम हिमालय की फॉर्म एक न्यू फॉर्म बताते हैं कि जो इसकी जो फॉर्मेशन है ज़्यादा पुरानी नहीं है एंडीज और अदर माउंटेन्स के मुताबिक, बट ये जो हिमालय की फॉर्म है ये थोड़ी न्यू है। इसका फॉर्मेशन भी हमने बताया था कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन है और किस तरीके से यहाँ की वेजिटेशन है, कौन कौन सी रिवर भी आती है, ये सारा कुछ हमने चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब उसमें आपको बताया था। आज हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि दोबारा किस किस तरीके से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। तो इंडिया, आपको पता है जो इंडियन जो पेनिनसुला ड्रिफ्ट कौन सी होती है, जो भाग हमारा वी शेप में है ना, जो लैंड हमारी तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो जो इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्ट है टुवर्ड्स द नॉर्थर्न एंड फाइनली कोलिडेड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, कि जब जो हमारी पेनिनसुला जो लैंड है, जब ये लैंड हमारी नॉर्थ की साइड में बढ़ती है, ड्रिफ्ट जब हमारी नॉर्थ की साइड में ये प्लेटें बढ़ती हैं, चढ़ाव होता है इनका, तो इनकी खिसकने की वजह से ये यूरेशियन प्लेट बन जाती हैं। कौन सी प्लेट बन जाती है, यूरेशियन प्लेट बन जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिशन। और जब इनका जब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जब ये ड्रिफ्ट की वजह से, हलचल की वजह से ये ना मिट्टी का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, द सेडिमेंट्री रॉक विच वर accumulated in the geocenicals known as tethys। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ से होते हैं, बहुत महीन बारीक से जो वो रॉक होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, विच वर accumulated in geocenic known as got folded at and formed the mountain systems of West Asia and Himalayas। जो इसकी जो फॉर्मेशन, जो ये मिट्टी के खिसकने की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक आती है, उसी की वजह से हमारे वेस्ट साइड में जो हमारे माउंटेन का सिस्टम है, वो वेस्ट साइड में, और एशिया एंड हिमालय, जो वेस्ट एशिया है उसी में हिमालय स्थित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेनिनसुला लैंड है हमारा, जब इसकी जो प्लेट हैं वो खिसकती हैं, ड्रिफ्ट होती हैं, इनकी वजह से फोल्डेड माउंटेन बनना स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में, राइट। तो जब ये इस फॉर्म में मिट्टी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, तो यही फॉर्मेशन हमारी वेस्ट हिमालयाज कहलाती है। जब इस तरीके से फॉर्मेशन बनने लग जाती है रॉक्स की वजह से, तो ये हमारी क्या फॉर्मेशन कहलाती है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से बनती है, और ये हमारे फोल्ड माउंटेन भी कहलाते हैं, राइट। तो ये हमने जो हिमालयाज का फॉर्म्ड समझा कि जो इसकी फॉर्म्ड हुई है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है, वो किस तरीके से हुई है। फिर बाकी का तो ये फिर बर्फ़ इसके पीछे की, अभी जो नीचे वाली स्टार्टिंग शिवालिक की तो होती है, फिर इसके ऊपर भी तो लैंड जा रही है ना, हिमालय की जो रेंज जा रही है, बट जो इससे स्टार्टिंग की जो रेंज है यहाँ ये वाली, तो ये हमारी ये इसी तरीके से बनती है। तो हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से हमारे हिमालय की फॉर्म होती है, इस तरीके से हमारा हिमालय बनता है। ओके, आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट द पेनिनसुला प्लेट्यू। कि कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, यानी भौगोलिक आकृति में कौन सा ऐसा डिवीज़न हुआ है, कौन सा बड़ा डिवीज़न हुआ है, ये बताना है आपको। मतलब विभाजन, इंडिया की भौगोलिक जो विभाजन हुआ है वो कौन सा बड़ा विभाजन हुआ है, तो ये बताना है आपको। और एक बताना है इसका कंट्रास्ट द रिलीफ
ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका कंट्रास्ट बताना है कि जो हमारा हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो आपका हिमालय किस तरीके से पेनिनसुलर रीजन की वजह से बना है, उसका भी हमें कंट्रास्ट बताना है, उसका भी हमें भाग बताना है। ओके, तो आप लोगों का ये इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको कि जो हमारी भारत का जो ये फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, जो हमारी भौगोलिक आकृति हैं उनका डिवीज़न किस तरीके से हुआ है, ये आपको मेजर पॉइंट बताने हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो आपको पता है कि जो हमने भौगोलिक आकृतियों को यानी भारत की भौगोलिक आकृतियों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी भौगोलिक आकृतियाँ हैं भारत की, उनको हमने किन किन विभागों में विभाजित किया है, और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है ना। तो जो हमारी मेजर फिजियोग्राफिक है, जो हमारी बड़ी बड़ी जो अगर हम डिवाइड करें, डिवीज़न करें अपने भारत की भौगोलिक आकृतियों को, तो हम उसमें ये देखते हैं कि करीब हमने 6 पॉइंट इसमें निकाले हैं। जैसे आपका हिमालय माउंटेन, एक क्या है आपका हिमालय माउंटेन, सेकंड नॉर्थर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुला, इसमें और क्या हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स। ये हमने सारा वीडियोस में समझाया हुआ है जब हमने एक्सप्लेन किया था आपका ये चैप्टर। और लास्ट इज आइलैंड। इट मीन्स हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स को हम उत्तरी मैदान कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम प्रायद्वीप पठार कहते हैं, इंडियन डेजर्ट को हम भारतीय मरुस्थल कहते हैं, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, और आइलैंड क्या होते हैं, द्वीप समूह। अब आपको ये थोड़ा बस इसमें ये और पूछ लिया इसमें कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन के बारे में और बताना है। तो हम इसमें कह सकते हैं द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट बिटवीन द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें ये थोड़े आ जाते हैं कि हमारे हिमालय रीजन कैसा है और हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है। ये इसमें पूछ लिया है ना कि आपको कंट्रास्ट बताना है कि हिमालय कैसा है हमारा और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है। तो हम इसके ये कुछ मेजर पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे नीचे। जैसे हिमालय रीजन कैसा है, द हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन, कि जो हमारा हिमालय है वो कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना। कैसा माउंटेन है हमारा, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय कैसा है हमारा, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। दे आर अ पार्ट ऑफ द, अब जो हमारा पेनिनसुलर क्या है, ये हमारा तुमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है। चैप्टर जब स्टडी किया था हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उसमें भी तो पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कैसा है, ओल्डेस्ट है। कैसा है वो हमारा, ओल्डेस्ट है। और किसके मुताबिक, हिमालयस के मुताबिक तो भाई ओल्ड ही रहेगा ना। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किन किन चीज़ों से हुई है, इंडियन ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इसका, और इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इसके आसपास के भूभाग भी इसका निर्माण करते हैं। इसके जो सब कॉन्टिनेंट इससे जुड़ने वाले और भी एरियाज, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। लेकिन इसके साथ साथ भी यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन है, यहाँ पे वेस्टर्न प्लेन है, जो मालवा के पठार आ जाते हैं, है ना। तो वो सारा क्या है, इसके सब कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। डेक्कन पठार है, मालवा पठार है, ये सारा क्या है, इसके सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। ओके बेटा, यानी उप महाद्वीप क्या बोलते हैं इनको, उप महाद्वीप। और हिमालय कैसा हमारा, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ऊंचा पर्वत है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स एंड देयर इज़ नो हाई पीक ऑफ वर्ल्ड वाइड फेम इन दीज हिल्स। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाला जो पार्ट है ये, क्योंकि ये ऊंचा है ना, तो ये हमारा सेंट्रल जो हाईलैंड है वो कैसा है, आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स। इसकी जो नीचे फॉर्म इसकी कैसी है, लो हिल्स है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एंड देयर इज़ नो हाई पीक, यहाँ पर कोई भी ऊंची हाई पीक नहीं है जो कि वर्ल्ड में हो। वर्ल्ड में कोई भी फेमस ऊंची वाली कोई हाई पीक नहीं है
इधर साइड में तो है, साउथ में और ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में भी है, बट जो हम सेंट्रल पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें, सेंट्रल पार्ट की बात करें, तो इसमें कोई भी हाई पीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन इज मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक द इंडस, द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयाज। कई सारी नदियाँ बहती हैं गंगा से, बट जो मुख्य नदियाँ हैं, जो मेन ग्रेट रिवर हैं, जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, यानी हिमालय से ही उत्पन्न होती हैं। इसका पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड, वेरी फ्यू रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड द ताप्ती ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। जो यहाँ की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो छोटी छोटी हिल्स हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नदियाँ बहती हैं, उनमें से एक नर्मदा और ताप्ती ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हिमालयाज है वो किस चीज़ों से बना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और हमारा ये कैसा बना है? द सेंट्रल हाईलैंड आर फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, जो हमारा ऊंचा प्रायद्वीप पठार है, वो कैसा है? इग्नियस से बना हुआ है। इग्नियस यानी अग्निशील है, और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ये कह रहा है कि दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द इंडो गैग्नेटिक प्लेन। कि जो इसका फॉर्म्ड है, जो इसका किनारा है, उस किनारे को इंडो गैग्नेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो किनारा है वो कैसा? इंडो गैग्नेटिक प्लेन के किनारे है ये। और जो सेंट्रल हाईलैंड है, दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये इसका एज क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। किसका किनारे? डेक्कन प्लेट्यू है। और इसका क्या है? इंडो गैग्नेटिक प्लेन। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय जो रीजन है वो किसके एज में है, तो आपका आंसर होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन। और अगर पूछे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का एज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आर फाउंड ऑन हिमालय। जो हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन मिलते हैं, जिनमें से एक शिमला है, मंसूरी है, यानी पहाड़ियाँ। हिल स्टेशन क्या है? पहाड़ियाँ वगैरह लोग घूमने जाते हैं ना हिल स्टेशन पर, तो जैसे शिमला जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, आर फाउंड ऑन द हिमालय। ये सारी चीज़ हमें कहाँ फाउंड मिलती हैं? हिमालय में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नो वेल नोन हिल्स स्टेशन इज़ फाउंड हियर। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, तो यहाँ कोई भी हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। पेनिनसुलर प्लेट्यू में कोई हिल स्टेशन नहीं है ना। हाँ, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा का पठार है, बट कोई हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है ना। तो ये इनका डिफ्रेंशिएशन है ऑफ दोज पॉइंट्स लाइक हिमालयाज रीजन एंड पेनिनसुलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन है उसका कारण बताना, उसका रीज़न बताना है कि वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, उसका किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है। ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी, जो हमारा भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है। यानी उत्तरी मैदान, नॉर्थन प्लेन क्या होते हैं? उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है। तो ये कैसा होता है? द ग्रेट नॉर्थन प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द पंजाब प्लेन इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन है, उत्तरी जो मैदान है, वो पंजाब एक्सटेंड होता है, पंजाब की साइड में बढ़ता है, इन द वेस्ट साइड में। किस साइड में बढ़ता है? वेस्ट साइड में, पश्चिमी तरफ, टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। और उधर जब पंजाब की तरफ बढ़ता है तो उधर कौन सी वैली पड़ती है? ब्रह्मपुत्र वैली। जब जिधर ब्रह्मपुत्र नदी होगी उधर ही ब्रह्मपुत्र वैली भी पड़ेगी। ठीक है ना। द नॉर्थन प्लेन हैज़, और ब्रह्मपुत्र देखो, जो पंजाब प्लेन है वो किधर पड़ता है? वेस्ट में। ठीक है ना। बट जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो किधर पड़ती है? ईस्ट में। ओके। द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली। जो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, उसकी तीन प्रमुख नदियाँ हैं, तीन प्रमुख नदियों के सिस्टम है। कौन कौन से हैं?
इंडस यानी सिंधु, इंडस को और क्या कहते हैं, सिंधु नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, और इसके साथ ही साथ में कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन इज दिस, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम in a vast basin lying at the foothills to the south of the Himalayas over millions of years form this fertile plain। क्योंकि इन नदियों के बहाव की वजह से ये अपने साथ साथ अपने एलुवियम सॉइल लेकर आती हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। जो भी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों से आने वाली मिट्टी जो कि एलुवियम सॉइल है, वो वास्ट बेसिन है, बड़ा बेसिन बनाती हैं, बहुत बड़े मैदान में फैली हुई है, उनकी वजह से यहाँ का जो फॉर्मेशन है, यहाँ की जो सॉइल है वो कैसे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है ना। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन इज अबाउट सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट मेड दिस एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, तो ये सॉइल जब फर्टाइल होती है उसे रिच सॉइल भी तो कह लेंगे ना। तो उसका जो कंबाइंड है वो कैसे होता है, एविडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि इस यहाँ का जो फर्टाइल एरिया है, देखो ये 7 लाख किलोमीटर तो क्या है आपका, इसका स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, और 200 से 40 और 300 से 20 किलोमीटर करीब चौड़ा है। नॉर्थन प्लेन कैसा हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और 2400 किलोमीटर करीब लंबा है, और 240 से 320 किलोमीटर करीब चौड़ा है। और इसकी सॉइल को हम रिच सॉइल कहते हैं, जो कि किससे कवर है, किसके कंबाइंड से, क्योंकि वाटर सप्लाई यहाँ बहुत अच्छी होती है भाई, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा है, तो इनकी वजह से यहाँ क्या है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है। इसी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, फेवरेबल है। फेवरेबल यानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसी हमें मिट्टी चाहिए खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वैसी यहाँ की जलवायु, वैसी यहाँ की क्लाइमेट है। मेड दिस एग्रीकल्चर अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का, भारत का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद वाला पार्ट है, ठीक है ना। Because of this factor, the density of population also the highest in this region among all the physiographic division of India। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव भूमि मिलती है, इसी वजह से भारत की ज़्यादातर जनसंख्या इस एरिया में रहती है, यानी नॉर्थन प्लेन में रहती है। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो नॉर्थन प्लेन है हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द पंजाब प्लेन। अब पंजाब प्लेन कैसा है इसके बारे में देखो, इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। आपने सुना होगा ना कि पंजाब में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ की जो खेती बाड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, गेहूँ की खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, तो किसकी वजह से वो हमारा नॉर्थन प्लेन में आता है, इसीलिए। तो ये बाई द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज, और वहाँ से होकर हमारी सिंधु नदी गुजरती है और उसकी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। दिस सेक्शन इज़ डोमिनेटेड बाई द डोआब्स, और इस सेक्शन को हम डोआब भी कहते हैं, डोआब भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज दिस, द गंगा प्लेन। पहला क्या है, पंजाब प्लेन, सेकंड क्या है, गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन कैसा है आपका, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन का। एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, जो किससे एक्सटेंड होती है, घाघर और तीस्ता रिवर के आगे एक्सटेंड होती है, यानी जो हमारा गंगा का जो प्लेन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। और ये किसके बीच में बहती है, घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। थर्ड पॉइंट इज दिस, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन कैसी है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट। जो हमारी ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यानी जो ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, वहाँ का जो मैदान है वो कैसा है, फॉर्म है, ईस्ट पार्ट में आता है। देखो बेटा, पंजाब प्लेन हमारा वेस्टर्न पार्ट में आता है, गंगा प्लेन हमारा नॉर्थन पार्ट में आता है, बट जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट में आएगा ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में। बट द रिवर, देखो ये हमारा
मान लो ये इस तरीके से, इधर हमारा, इधर क्या हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, नॉर्थन प्लेन है हमारा, ये क्या है, नॉर्थन प्लेन। तो जो इसका इधर साइड में नॉर्थन प्लेन में, हमारे ईस्ट साइड में क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। किधर पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में। और जो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ होंगी वो भी इस एरिया को फर्टाइल बनाएंगी कि नहीं। तो जो बस यही है, जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो हमारे किधर आता है, नॉर्थन प्लेन, बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बट ईस्टर्न पार्ट में आता है, किस में आएगा, ईस्टर्न पार्ट में। और इस इतनी नदियाँ भी हैं, ठीक है ना, एंड इस ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, इट इज़ नैरोवर देन द गंगा प्लेन्स। और यह गंगा प्लेन से थोड़ा सकरा हुआ है। भाई गंगा प्लेन तो क्या था, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट था, बट ये क्या है, थोड़ा छोटा है, गंगा प्लेन से थोड़ा छोटा है। एंड इट इज़ फ्लड प्रोन एरिया। और यहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ वगैरह आने लगती हैं। यहाँ क्या आने लगती हैं, बाढ़ें आने लगती हैं। वो जो गंगा प्लेन था वो हमारा ये वाला था, जो नॉर्थन एरिया का जो ये पार्ट है ना, ये हमारा गंगा प्लेन है, नॉर्थन का पूरा एरिया। फिर अगर हम इधर साइड में चले जाएंगे तो ये वेस्ट साइड में आ जाएगा, नॉर्थन का ही क्या आएगा, वेस्ट में। बट ये हमारा पंजाब प्लेन कहलाता है। तो जो ये वाला जो एरिया है यहाँ के मुताबिक ये चौड़ाई में ज़्यादा है, और ये जो एरिया ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला ये हमारा सकरा हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ वगैरह भी आती रहती हैं। इन द साउथ ईस्ट साइड, और इधर साउथ ईस्ट यानी दिस साइड, ठीक है ना, साउथ ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्थन प्लेन लेज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जब ये नदियाँ इधर से बहकर आती हैं, जो हिमालय से नदियाँ ऐसी तो बहती हैं ना, तो ये जब नदियाँ अपनी बहकर आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, डेल्टा क्या होती है, जो भी नदियाँ वगैरह अपना साथ लेकर सामान, कूड़ा करकट, सॉइल जो भी कुछ लेकर आती हैं और यहाँ आकर मिट्टी की फॉर्म में जमा कर देती हैं, और इसके किनारे से होकर, है ना, ये बहने लगती हैं। और यहाँ पे जमा होने वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है कभी कभी, और यहाँ पेड़ पौधे भी होने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा ये क्या है, डेल्टा कहलाता है। ये जो पार्ट है, जो नदियाँ अपने साथ डिपॉजिट, जो भी कंपोजिशन वगैरह जो लेकर आती है वो यहाँ डिपॉजिट करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। तो विच जो डेल्टा कौन कौन नदियाँ बनाती हैं आपकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है नॉर्थन प्लेन में। विच इज़ लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ये डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बनाते हैं, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ये दो नदियाँ ही बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ओके, नया क्वेश्चन है आपका 7। राइट शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट इंडियन डेजर्ट के बारे में और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड हमने ऊपर के भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको सेंट्रल हाईलैंड जो हमने देखा था ना पेनिनसुलर वाला, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं इन दिस पैराग्राफ। बट इफ़ यू वांट टू एक्स्ट्रा राइट डाउन सम पॉइंट्स, यू गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज, इफ़ वी राइट इन शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन डेजर्ट, यानी भारत के मरुस्थल क्षेत्र कैसे हैं। तो आपको पता है कि जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यानी वेस्ट वाला जो हमारा पार्ट है, वो कैसा हमारा डेजर्ट प्लेन में आता है। कौन सा आता है, डेजर्ट प्लेन में आता है। ये छोटा सा मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा सा, इस तरीके से। तो जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किस में आता है, डेजर्ट में आता है। यही तो है हमारा राजस्थान। तो ये डेजर्ट पार्ट, इसके बारे में हमें लिखना है। तो द इंडियन डेजर्ट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे फिजियोग्राफी, भूगोलिक, भारत की जो भूगोलिक विभाजन हुआ है उसमें ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलोज। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहली बात तो ये राजस्थान में ही आता है, ये बात तो क्लियर है। तो इट्स कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ राजस्थान स्टेट। ये ज़्यादातर जो पार्ट है हमारा किसको कवर करता है, राजस्थान को करता है। इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मैंने बताया था वेस्ट साइड में ये। तो ये वेस्टर्न मेरिडियंस ऑफ अरावली हिल्स, ये वेस्टर्न साइड में ही है, जो कि अरावली हिल्स के पास में पड़ता है। इट्स वास्ट एक्सपेंस इज कवर्ड विथ
सैंड डंस विच दे आर शेप डे इन एंड डे आउट। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी थोड़ी डेंस है, यानी कुछ छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना उस तरीके से, यानी रेतीली मिट्टी है जो यहाँ की जो कवर है सैंड है, यानी सैंड कैसी थोड़े कंकड़ जो महीन कंकड़ होते हैं ना उस तरीके की यहाँ की मिट्टी है। जो उनकी शेप डे एंड नाइट, यानी उनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी होती है इसकी वजह से इसकी जो शेप है डेजर्ट की वो डे और नाइट में चेंज होती रहती है। जैसे आपने ये देखा है ना इस तरीके से, अगर आप डेजर्ट देखे होंगे कभी तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ी शेप चेंज हो रही है ना, तो इस तरीके, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा रेतीली है इसलिए इसकी शेप भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट लाइन है आपका, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। क्योंकि यहाँ डेजर्ट है यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता है, जो हवाएं ऑब्जर्व नहीं कर पाती, क्लाउड नहीं बन पाते, इसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश है बहुत ही कम होती है। यहाँ पे बारिश कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। विच इज़ बिलो 150 mm, 150 mm से भी कम होती है। सो इसलिए देर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन दिस एरिया। क्योंकि जब बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होने लगता है ना, तो क्योंकि यहाँ तो वो नदियाँ हैं ना बारिश की पानी ऑब्जर्व तो कर लेती हैं बट वो सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसकी वजह से जो नदियाँ हैं ये छोटी छोटी स्ट्रीम बना लेती हैं, ये छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती हैं जो यहाँ की नदियाँ हैं, क्योंकि सागर तक नहीं पहुँच पाती, ओशन तक नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह से ये क्या करती है, छोटी छोटी अपनी ट्रिब्यूट्स टाइप में बना ली, स्ट्रीम बना लेती हैं, क्योंकि ट्रिब्यूट तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके मुताबिक जो स्ट्रीम है उनसे भी छोटी जो नालियाँ टाइप से होती हैं वो ऐसी बना लेती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ की जो वेजिटेशन है, जाहिर सी बात है जब यहाँ का जो जलवायु कैसी होगी, एरिड होगी, सूखी होगी, तो हमारी यहाँ की वेजिटेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वेजिटेशन कहाँ से होगी, वनस्पतियाँ कहाँ से होगी, हो ही नहीं पाएंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्मॉल स्ट्रीम, मैंने आपको बताया था ना जब बारिश होती है तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम बन जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ सी बन जाती हैं। आर समटाइम्स सीन फॉर अ शॉर्ट वाइल विच डिसअपियर अगेन इन सैंड आफ्टर द रेन्स आर ओवर। तो जब ये छोटी छोटी अपनी नदियाँ बना लेती हैं तो उनको शॉर्ट वाइल विच डिसअपियर, और धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, डिसअपियर होने लगती हैं, ये धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अगेन इन सैंड आफ्टर द रेन्स, क्योंकि आगे चलकर उन्हें रेतीले मिलते हैं, जो कैसा मिलता है उन्हें वहाँ पे सैंड मिलते हैं, रेतीली बालू वगैरह मिलती है। इसकी वजह से जो पानी है, जो स्ट्रीम्स का जो पानी है वो ऑब्जर्व कर लेती है और जिनकी वजह से वो गायब भी हो जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन द एरिया। इट मीन्स जो लार्जेस्ट एरिया की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, लूनी है बस, बाकी सब छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं। नेक्स्ट है क्रिसेंट शेप डंस विच आर कॉल्ड ब्रांचेस आर अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। जो यहाँ का क्रिसेंट शेप है वो डंस हो जाता है, विच आर कॉल्ड ब्रांचेस आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। जैसे मान लो जब यहाँ की जो चट्टान वगैरह या जो भी होती है, तो जैसे मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से हमारी जो चट्टान है हवा की वजह से ये ना शेप यहाँ खाली हो जाएगा, ऊपर बढ़िया सी शेप बन जाएगी और यहाँ से ये इस तरीके से पेड़ की तरह ये पतली सी बन जाएंगी। तो ये क्या है, ये क्रीसेंट शेप हो जाती है, क्या हो जाती है, क्रीसेंट शेप हो जाती है, यानी जो भी हल्की मिट्टी वगैरह हो जाती है हवा इसको उड़ा कर ले जाती है यहाँ से, तो इसी को हम क्रीसेंट शेप बोलते हैं। और इसी को हम ब्रांचेस के नाम से भी जाना जाता है इन दिस एरिया, यानी इंडियन डेजर्ट में इसको हम क्रीसेंट बोलते हैं और इन्हीं को हम ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट। आप सभी को पता है भाई कि जो डेजर्ट में बचपन से पढ़ा है ना कि यहाँ पे डेजर्ट में जो भी काम करता है कौन करता है, कैमल करता है। तो इसलिए यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पशु हो जाता है, एनिमल हो जाता है, कौन हो जाता है, कैमल हो जाता है। आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसके बारे में नोट लिखना है हमें, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में नोट लिखना है। किसके बारे में नोट लिखना है, सेंट्रल हाईलैंड की, यानी बीच का जो हमारा इंडिया है ना उसके पार्ट के बारे में लिखना कि जो हमारा बीच वाला जो पार्ट है इंडिया का वो कैसा है। द सेंट्रल हाईलैंड, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा भी पढ़ रहे हैं।
द नॉर्थन डिवीज़न ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, पहले ही बताया था हमने, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, डिवीज़न हुआ है पेनिनसुला प्लेट्यू की साइड में आता है, जो कि नॉर्थन डिवीज़न है, यानी उत्तरी साइड का ये विभाजित किया गया है, जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू में भी स्थित है, लाएंगे टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और ये उसके किधर साइड में, नॉर्थ में, और किसके किनारे पर है, नर्मदा रिवर के किनारे पर है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको बताया था ना, जो सेंट्रल प्लेट्यू है वो किसको कवर करता है, मालवा प्लेट्यू को भी कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, इसी को हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। ये आपका पेनिनसुला रहा है, फिर इस तरीके से ये आपका ये भारत बन जाता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप समझने की कोशिश करें इसको ऐसे। तो जो हमारा सेंट्रल प्लेट जो आएगा, हमारा सेंट्रल हाईलैंड आएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा ना सेंट्रल में, ये वाला जो पार्ट है, तो इसका कुछ भूभाग क्या है, पेनिनसुला की साइड में आता है, और कुछ भूभाग इधर साइड में। तो इधर साइड में आपका जो ईस्ट साइड में पड़ता है, ईस्ट साउथ में, वो कौन सा पड़ता है, आपका डेक्कन प्लेट्यू, और आपका वेस्ट साउथ में कौन सा आता है, मालवा प्लेट्यू। इसी को नॉर्थन वेस्ट में कौन सा आएगा, मालवा प्लेट्यू। तो ये जो मालवा प्लेट्यू है और डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा ज़्यादातर जो सेंटर का जो पार्ट है, इसको हम मालवा प्लेट्यू के नाम से कहते हैं, जो मैं जलेबी सी बना रही हूँ ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि जो यहाँ का जो पार्ट है, मालवा प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा हाई है, ऊंचा है देन डेक्कन प्लेट्यू। आई होप ये थोड़ा समझ में आओ विद द डायग्राम। फिर ये आपका ये मालवा प्लेट्यू को कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। द विंध्यास एंड इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवीजन इन सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथर्न साइड, मैंने आपको बताया था जो डेक्कन प्लेट्यू किधर है, साउथर्न साइड में, और जो हमारी विंध्यास जो रेंज पड़ती है, जो विंध्यास रेंज पड़ती है, वो हमारा किधर पड़ेगा, सेंट्रल हाईलैंड में पड़ेगा, और सेंट्रल हाईलैंड में किधर, आपका मालवा की तरफ। तो जो हमारा विंध्यास है वो एक्सटेंशन होती है, बढ़ता है किधर साइड में, सेंट्रल हाईलैंड की तरफ में, जो कि डेक्कन प्लेट्यू है साउथ साइड में, ठीक है ना। इन इट्स वेस्ट लाइज द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इसके जो वेस्ट साइड में क्या पड़ता है, आपका राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान को तो आपको पता ही है कि वहाँ डेजर्ट है। इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट में क्या, सराउंडेड बाय पार्ट ऑफ यूपी एंड नॉर्थ वेस्ट सराउंडेड बाय द यूपी एंड साउथ बिहार, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो किसके किनारे आता है, यूपी और बिहार के किनारे पर पड़ता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है, वो ज़्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पड़ता है, हमारा मालवा प्लेट्यू में पड़ता है। एंड द छोटा नागपुर, और क्या उसे उसके पास ही क्या है, छोटा नागपुर भी है, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर। द ईस्टर्न वर्ल्ड एक्सटेंशन आर नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जो ईस्टर्न का जो पार्ट है, यानी दिस साइड, इधर तो हमारा मालवा प्लेट्यू है और छोटा नागपुर है, पर दिस साइड अगर इसकी बात करेंगे तो हम इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। जो बच्चे एग्ज़ाम की, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर डिटेल में समझना है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखना है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जिससे कि उनकी हेल्प भी हो। वी शुड हेल्प अदर्स। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।